हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। परित्राण क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एंड मैं आपका केमिस्ट्री टीचर दिव्यांश सर। मैं बेसिकली केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए यहाँ पे अवेलेबल हुआ हूँ। एंड हम लोग केमिस्ट्री में सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ बेसिक सा चैप्टर उठाएंगे। उस बेसिक चैप्टर के एक छोटे छोटे टॉपिक को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बिना किसी समय को डिले करते हुए हम चैप्टर का नाम लिखते हैं। देखिएगा बेटा, सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा वो है GOC, यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला और एकदम बेसिक सा टॉपिक हमने उठाया है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा हमें सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्वॉल्व होने वाले ऑर्गेनिक रिएक्शन की बेसिक बेसिक चीजों को डिस्कस करना होता है। तो एकदम सिंपल सा एक पेन ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए और आराम से शांति से बैठिए और एक एक चीजों को हम लोग सीखते हुए चलेंगे। जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस में सीखते हैं, ठीक उसी तरह से बेटा ऑफलाइन वाली फीलिंग ऑनलाइन में लेते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक ना? एक एक चीज को डिस्कस करेंगे बेटा, बस जुड़े रहिए और चीजों को देखते रहिए, अपडेट रहिए। ठीक ना? तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जनरल चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक रिएक्शन को ले लीजिए। मैं बेसिकली मान लेता हूं कि कोई एक जनरल रिएक्शन में पहले एज्यूम करता हूं। बेटा मैंने कहा कि यहाँ पे ए और बी एक कोई ऑर्गेनिक रिएजेंट है, कोई ऑर्गेनिक रिएजेंट है, रिएक्टेंट है। ए और बी हमने मान लिया एंड इसके साथ हमने कहा कि इसमें सी और डी का रिएक्शन इससे कराया जाए, है ना बेटा। सबसे पहले हमने क्या कहा कि एक ऑर्गेनिक रिएक्शन आप एज्यूम करो, उसमें रिएक्टेंट आप मान लो कि ए और बी है और उसके साथ दूसरा जो रिएक्टेंट है, यानी कि ये आपका रिएक्टेंट 1 है बच्चे और ये आपका रिएक्टेंट 2 है। ये आपका रिएक्टेंट 1 है, ये रिएक्टेंट 2 है। ये रिएक्टेंट 1 रिएक्टेंट 2 के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद कुछ प्रोडक्ट बनाएगा। तो मैंने कहा कि ये ए और सी एक प्रोडक्ट बनता है एंड बी और डी एक प्रोडक्ट बनता है। मेरे बच्चे हुआ क्या यहाँ पे, मैंने ए और बी एक रिएक्टेंट लिया, सी और डी को भी लिया एंड ए बी और सी डी को रिएक्ट कराया, ए सी और बी डी का फॉर्मेशन हुआ। ठीक ना? इस पार्ट को हम कहते हैं रिएक्टेंट, इस पार्ट को हम कहते हैं रिएक्टेंट एंड इस पार्ट को हम कहते हैं प्रोडक्ट। बेटा ये जो ऑर्गेनिक रिएक्शन हमने लिखी है ना, इसमें जो छोटी छोटी चीजें इन्वॉल्व है, ठीक उसी उसी टॉपिक का नाम इस तरह से हमने कहा था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनकी जनरल चीजों की ही स्टडी करेंगे हम। तो आइए बच्चे देखते हैं। बताओ बेटा, ये इससे रिएक्ट किया, इसका फॉर्मेशन हुआ। तो सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज क्या हुई होगी इस रिएक्शन में? सबसे पहले ये हुआ होगा कि ये जो ए और बी है ना, सी और डी है ना, वो एक दूसरे से अलग हुए होंगे, एक दूसरे से अलग हुए होंगे। यानी कि ए और बी एक दूसरे से अलग हुआ होगा, सी और डी एक दूसरे से अलग हुआ होगा। कुछ टाइम के बाद बेटा हम एनालाइज करके पाएंगे कि ए जाकर के सी के साथ मिलकर के एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है एंड मेरे बच्चे बी और डी जाकर के मिलके बी डी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। दैट मींस यहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ है और यहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। एक ऑर्गेनिक रिएक्शन ली थी, ऑर्गेनिक रिएक्शन में ए बी एक मॉलिक्यूल था, सी डी एक मॉलिक्यूल था, ए बी और सी डी का रिएक्शन कराया। उसके बाद हमने प्रोडक्ट बनाया ए सी प्लस बी डी। ठीक ना बच्चा? हमने ये देखा कि ए के साथ पहले जो बी कनेक्टेड था, अब वो बी उसके साथ नहीं है, ए के साथ अब सी आ चुका है और सी के साथ जो डी पहले कनेक्टेड था वो सी भी अब ए के साथ जा चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो वो सी अब ए के साथ जा चुका है, या यूं कह सकते हो कि सी डी के साथ कनेक्टेड नहीं है, सी अब
ए के साथ जा चुका है और जो सी डी के साथ कनेक्टेड था डी भी बी के साथ जा चुका है। यानी कि हमने एक छोटी सी बात यहां से निकाली कि बेटा जो ए और बी था ना, सी और डी था ना, ये तभी एक दूसरे के एटम से रिएक्ट कर सकते हैं जब वो पहले जिस एटम या जिस कंपाउंड में जुड़े हो उनसे उनका बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तभी नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो बेटा यहाँ एक छोटी सी डिफिनीशन लिखी जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। कहा यह जाता है मेरे बच्चे कि ईच ऑर्गेनिक रिएक्शन, बेटा अब टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, ध्यान से पढ़े। ईच ऑर्गेनिक रिएक्शन इन्वॉल्व बॉन्ड ब्रेकिंग। Each organic reaction involve bond breaking and bond formation phenomena, है ना बेटा? Each organic reaction involve bond breaking and bond formation phenomena, ठीक ना बच्चा? तो ये जो दो टर्म आए हैं ना, ये दो टर्म हमारे लिए अभी नए नए हैं, हम इन्हीं को बेटा डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन में सबसे मेन इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा बॉन्ड ब्रेकिंग का, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग अगर हो जाएगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। इसलिए हम ऑर्गेनिक रिएक्शन में सबसे पहले ये ध्यान रखते हैं कि बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे हुआ, बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या क्या बना, वो बनने वाली चीज किस की स्टेबिलिटी क्या है, या उस पे और किसी का इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये सारी चीजें हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अब हेडिंग हमारी होगी बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग, देखो बेटा, बॉन्ड ब्रेकिंग पढ़ने से पहले उसके बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए कि बॉन्ड का फॉर्मेशन होता कैसे है। मेरे बच्चे, स्टार्टिंग में आपने कहा था कि ए और बी था जो टूट करके किसी के साथ जाके जुड़ गया था, लेकिन अभी हमें पहले इसके बेसिक के बारे में जानना है कि इसका बॉन्ड फॉर्मेशन होता कैसे है। बाबू, आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो कि जब कोई एटम या दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो ए भी अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे करता है, बी भी अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे करता है, और इनकी म्यूचुअल शेयरिंग से ए और बी के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक ना? और ये जो फॉर्म्ड बॉन्ड है उनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इन्हें हम कहते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ए और बी पास में आए, बॉन्ड बना, बॉन्ड बनने के बाद जो बीच में इलेक्ट्रॉन है यानी कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, इनको हम कहते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बेटा अब जब ये अलग अलग होंगे ना, तो यही इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग होना ही सिंपल भाषा में तुम कह सकते हो कि इनके बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। अब इनके बॉन्ड की ब्रेकिंग भी दो टाइप पे डिपेंड करती है। बेटा जब जुड़े थे तब तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, लेकिन अगर ये अलग होंगे तो इनके पावर के बारे में जानना होगा कि बॉन्डिंग स्टेट में आने के पहले पावर का ज्यादा मैटर नहीं था, वो दोनों आकर के आराम से जुड़ गए थे, लेकिन अलग होते टाइम पे हमें पावर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिसे हम केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। केमिस्ट्री की भाषा में हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर किसी की ज्यादा है इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है, और अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम है। और ये इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता हम बॉन्डिंग स्टेट में देखते हैं कि जैसे मान लो बेटा मैंने कहा कि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होने जा रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा है ए से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा है ए से। दैट मीन्स मेरे प्यारे बच्चे, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से अगर ज्यादा है तो बी के इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता भी ए से ज्यादा होगी।
इसका मतलब यह है कि जब बी ए से अलग हो रहा होगा तो अपना इलेक्ट्रॉन तो लेकर के अलग होना होता है, लेकिन साथ ही साथ अगर आपकी क्षमता ज्यादा है, पावर ज्यादा है, तो ए वाला जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया है उसको भी लेकर के आप अलग हो जाते हैं। फिर से समझो एक बार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बी की ज्यादा है ए से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बी की ज्यादा है ए से, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ए से ज्यादा है। दैट मींस अलग होते टाइम तुम ए को एक थोपी मार करके अपना इलेक्ट्रॉन तो लेकर के अलग ही हो रहे होगे, लेकिन ए को एक थोपी मार करके उसका भी इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाओगे। ठीक ना? तो बेटा इस तरह से जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा उसको हम कहेंगे हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक फिजन। और इसमें बनेगा क्या बेटा, ध्यान से समझना। बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो बी पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा और उसके बाद अलग होते टाइम ए को एक थोपी मार करके इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा। और बेटा बी एक इलेक्ट्रॉन अपना ले रहा होगा तो वो न्यूट्रल कंडीशन में पहुंचेगा, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस मात्रा में ले लेगा उस पे एक निगेटिव चार्ज भी आ जाता है। हम बी पे इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। एंड इसी को मेरे प्यारे बच्चों हम कभी कभी निगेटिव भी लिख देते हैं। एंड ए ने कुछ खोया है, बी ने कुछ लिया है, तो ए ने कुछ खोया है। क्या खोया है, एक इलेक्ट्रॉन। और अगर एक इलेक्ट्रॉन खोया है तो उस पर कितना पॉजिटिव, एक पॉजिटिव। एंड प्लस ए पे क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, एक पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरह का जो बॉन्ड का फिजन होता है इसे हम कहते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। इसे कहते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। डिफिनीशन क्या आएगी बेटा इसकी, डिफिनीशन मैं बोल दे रहा हूं, लिखिएगा आप लोग। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में सिंपल सा, एकदम आसान भाषा में, एकदम आसान शब्दों में बताएंगे कि ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, जब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं तो पूरा का पूरा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे पूरा का पूरा शिफ्टेड हो जाता है। उसी फिजन को हम कहते हैं हेट्रोलिटिक फिजन। एंड हेट्रोलिटिक फिजन में फॉर्मेशन होता है बच्चा आयंस का। आयंस दो टाइप के, एक केटायन और एक एनायन। ठीक ना? अब आ जाओ बेटा, अब दूसरी बात कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब बराबर हो तब क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी और ए की बराबर। एकदम सिंपल सा काम भैया, देखो बनने के पहले हम लोगों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था और अपनी औकात बराबर है, तो क्या करते हैं, जो भी शेयर किया था यार मेरा मेरे को दे दो, अपना अपने को ले लो, और सिंपल सा यार एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाते हैं। ठीक ना बेटा? होमोलिटिक में क्या होगा, होमोलिटिक में इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता सबकी बराबर है, तो बॉन्ड फिजन के टाइम ए भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा और बी भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा। इस तरह से जो स्पीसीज बनती है बेटा उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। इसका मतलब अब आपको पता चल रहा होगा कि बॉन्ड ब्रेकिंग आर टू टाइप। बॉन्ड ब्रेकिंग आर टू टाइप, एक होगा बेटा आपका होमोलिटिक फिजन एंड दूसरा होगा हेट्रोलिटिक फिजन। बॉन्ड ब्रेकिंग आर टू टाइप, होमोलिटिक फिजन एंड हेट्रोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन कब होता है बेटा, जब जुड़े हुए एटम्स की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बराबर होती है। जब जुड़े हुए एटम्स की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बराबर होती है तब ब्रेकिंग होने के टाइम पे ए भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाता है और बी भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाता है। इसी को कहते हैं बेटा सिंपल से शब्दों में कि यहाँ पे होमोलिटिक फिजन हुआ है। यहाँ पे होमोलिटिक फिजन हुआ है और एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिखा देंगे। बेटा पिछले की क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा लिविस डॉट स्ट्रक्चर। हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सिंपल सा दिखा दिया, दैट मीन्स इसको हमने एक लिविस डॉट स्ट्रक्चर टाइप का रिप्रेजेंट कर दिया और इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं फ्री रेडिकल। एंड दूसरा क्या था बेटा, हेट्रोलिटिक फिजन। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा,
हेट्रोलिटिक फिजन उनके बीच में होता है जिनकी खींचने की क्षमता बराबर नहीं होती, किसी की कम तो किसी की ज्यादा होती है। जिसकी ज्यादा होती है वो बिछड़ते टाइम अपना सामान तो लेकर के भागता भी ही है, और जिसके साथ वो रह रहा होता है उसका भी सामान लेकर के भाग जाता है। ठीक ना? तो इस तरह से बी के ऊपर माइनस और ए के ऊपर प्लस आ जाता है। जैसे आजकल आपको पता ही होगा कि आपके दोस्त का मान लीजिए कटा था जब, ठीक, एक दो आपके मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक दोस्त का कटा तो उसने एकदम हैप्पी एंडिंग कर लिया कि यार बाबू देखो नहीं चल पा रही हैं चीजें, तो थोड़ा सा यार मैनेज कर लेते हैं, तुम भी अपने रास्ते हो जाओ हम भी अपने रास्ते हो जाएं। लेकिन दूसरे वाले सिचुएशन में दूसरे वाले दोस्त का क्या हुआ, बैठ के 1 महीना रोया था, इसका मतलब उसका कटा था, इसका मतलब उसने कुछ खोया था। यानी कि वो वाला कौन सा हो गया, बी पे माइनस और ए पे प्लस, एंड ये वाला रेडिकल। ठीक है यार, ये सब थोड़ा सा मतलब हो गया मजाक की बातें, लेकिन एक्चुअल टॉपिक पे फिर आते हैं। बताओ ए और बी में क्या हुआ, ए का रेडिकल बना, बी का रेडिकल बना, एंड ए और बी में इस तरह से। ठीक ना बेटा? तो इसको पॉज करिएगा, नोट करिएगा, फिर उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आ जाओ बेटा, इतनी बातें हमें पता चली कि जीओसी में किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व होता है। ठीक, और बॉन्ड ब्रेकिंग के तत्पश्चात फॉर्मेशन होता है केटायन का, एनायन का और फ्री रेडिकल का। इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में हम लोग लिखेंगे, यानी कि बेटा जो हमने ऑर्गेनिक रिएक्शन पहले एज्यूम की थी ना, ए बी और सी डी, ये ए बी और सी डी यहां हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट दिखा दिया था ए सी प्लस बी डी। ए सी प्लस बी डी तो हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट दिखा दिया था, लेकिन बीच की बात तो तब हमें पता चली जब हमने बॉन्ड ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा। बॉन्ड ब्रेकिंग के कॉन्सेप्ट में ये पता चला कि ये जो ए बी और सी डी एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं वो एक्चुअल में पहले ए सी और बी डी में नहीं गए होंगे। पहले या तो इनका होमोलिटिक ब्रेकिंग हुआ होगा या तो इनका हेट्रोलिटिक ब्रेकिंग हुआ होगा, या तो इनका होमोलिटिक ब्रेकिंग हुआ होगा या तो इनका हेट्रोलिटिक ब्रेकिंग हुआ होगा। बेटा अगर होमोलिटिक ब्रेकिंग हो गया होगा, मैं एज्यूम करता हूं, अगर होमोलिटिक ब्रेकिंग हो गया होगा तो ए भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा और बी भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा। और एक बात मेरे बच्चे ध्यान रखना, कभी भी रिएक्शन में अगर होमोलिटिक फिजन हो गया एक जगह तो पूरे रिएक्शन में होमोलिटिक फिजन ही होना है। फिर ए और बी का होमोलिटिक फिजन हुआ तो ए रेडिकल प्लस बी रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद फिर सी रेडिकल और डी रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक ना बेटा? आगे आओ, और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब हेट्रोलिटिक की चर्चा करो। हेट्रोलिटिक में मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा है तो ए पे आ जाएगा माइनस और बी पे आ जाएगा प्लस। ए पे आ जाएगा माइनस और बी पे आ जाएगा आपका प्लस। क्या आ गया बेटा? ए पे आ गया माइनस एंड बी पे आ गया प्लस। और प्लस का अब क्या होगा, अब थोड़ा सा रिएक्शन देख के अंदाजा लगाओ यार, अगर ए माइनस है बी प्लस है तो सी क्या होगा? सी तो यहां आकर के इससे जुड़ा है ना बेटा, तो निगेटिव से कौन जुड़ने जाता है? पॉजिटिव। इसका मतलब अब हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि डी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी से ज्यादा है, इसलिए अब सी पे प्लस आएगा और प्लस डी पे क्या जाएगा, माइनस। ठीक ना? इस तरह से हमने इस इक्वेशन की बात करी। वो रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये बीच में जो बना है ये क्या भाई साहब, ये जो बीच में आपने ये चीजें दिखा दी, ए रेडिकल बी रेडिकल सी रेडिकल डी रेडिकल ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी माइनस, ये सब क्या है बेटा? इनको एक नाम दिया जाता है, इनको एक नाम दिया जाता है ऑर्गेनिक रिएक्शन में, इन्हें कहते हैं हम इंटरमीडिएट। ठीक ना बेटा? इन्हें हम कहते हैं इंटरमीडिएट। ये शब्द अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट। क्योंकि कोई भी रिएक्शन हो रही होगी, कोई भी रिएक्शन हो रही होगी, उसमें कुछ ऐसे रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें इंटरमीडिएट बनते ही बनते हैं। जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, वहां हम सीखेंगे कि कुछ रिएक्शन होते हैं जो सिंगल स्टेप में हो जाते हैं, कुछ रिएक्शन होते हैं जो मल्टीपल स्टेप में हो जाते हैं। तो जो मल्टीपल स्टेप वाले रिएक्शन होते हैं उसमें इंटरमीडिएट बनता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं।
जैसे मान लीजिए आप कोचिंग के लिए चले, अपने घर से निकले और मान लीजिए आपने किसी को टाइम दिया 5 बजे आपकी कोचिंग है, 4 बजे आप घर से निकल लिए। 4 बजे काहे निकल रहे हो? क्योंकि हमने बीच में किसी को टाइम दे रखा है कि 4:30 बजे हमें मिलना है, तो आप 4 बजे वहां से चले। रिएक्टेंट उसको समझिए, कोचिंग को प्रोडक्ट समझिए। क्या बीच में आप कहीं रुके? बीच में जहां पे रुके वो स्टेट आपका इंटरमीडिएट स्टेट है। फिर उसके बाद अगर कहीं दूसरी जगह टाइम दे रखा हो सकता है हैवी ड्राइवर हो, हैवी खिलाड़ी हो, तो क्या करेगा? 2 इंटरमीडिएट स्टेप है ना। पहले वाली सिचुएशन में क्या था? घर से चला, एक जगह रुका, फिर कोचिंग आया, एक इंटरमीडिएट स्टेप। फिर उसके बाद दूसरे वाले में वहां से चला, फिर एक जगह रुका, फिर 2 जगह रुका, फिर आकर के कोचिंग आया, तो 2 इंटरमीडिएट स्टेप आ गए ना बेटा। तो मल्टीपल स्टेप में हमें इंटरमीडिएट देखने को मिलता है। क्या डिस्कस करने वाले हो इंटरमीडिएट बता के? बेटा इनकी स्टेबिलिटी के बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूं। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखते कैसे हैं? इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के बारे में हम इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि अगर इंटरमीडिएट स्टेबल हो गया तो ये टूटने में नहीं हिचकेगा और ये बनने में नहीं हिचकेगा। अगर इंटरमीडिएट बनने वाला स्टेबल है तो ये टूटने में नहीं हिचकेगा और ये बनने में नहीं हिचकेगा। अगर हमारे रास्ते आसान हो तो हमें मंजिल पे जाने के लिए कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो अगर हमारा रास्ता आसान होगा, इस ये यहां से यहां पे जाएगा, अगर हमारा बीच का रास्ता आसान हो जाए तभी तो ये यहां से आसानी से जा सकता है। यानी कि पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शन की कमान किसके बीच में होती, किसके हाथ में होती है? बनने वाले इंटरमीडिएट की। इसीलिए इसको हम तवज्जो देते हैं और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पता चल गई बेटा तो आप ये बता पाओगे कि ये रिएक्शन कितने देर में हो जाएगी, ये रिएक्शन कितनी जल्दी हो जाएगी, ये रिएक्शन कितनी फास्ट हो जाएगी। अच्छा, कैसे स्टेबिलिटी पता करें? बेटा ऑब्जर्व करो, यहां पे क्या क्या बना, यहां पे क्या क्या बना। एक तो बना है, एक स्पीसीज बना है ए रेडिकल, और एक बना है बी रेडिकल, सी रेडिकल, डी रेडिकल। यानी कि इसको हम सिंपल सा लिख देते हैं, सारा यहाँ पे जगह है नहीं तो इसको केवल एक रेडिकल में दिखाता हूं और बाकी को मैं लिख देता हूं कि यहाँ पे फ्री रेडिकल बना। ठीक ना बेटा, फ्री रेडिकल बनाया। दूसरी स्पीसीज क्या बनी? ए पे प्लस एंड मान लो यार बी पे माइनस। ठीक ना, मैंने एक एक करके ही दिखाए हैं, प्रॉपर्टी सबकी सेम। इधर देखो यहाँ रेडिकल, ये सारे रेडिकल हो गए प्लस और माइनस, मतलब मैंने मोटी मोटा स्पीसीज उठा लिया कि एक रेडिकल बना, एक पॉजिटिव बना और एक निगेटिव बना। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में केवल कितने टाइप के इंटरमीडिएट दिखेंगे? होते तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम में चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर में आपको केवल ये 3 टाइप के इंटरमीडिएट दिखेंगे। ये केवल 3 टाइप के इंटरमीडिएट दिखेंगे और इन्हीं 3 टाइप के इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। बहुत सारे इफेक्ट आएंगे, उन इफेक्ट को देखते हुए इनकी स्टेबिलिटी को हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक ना बेटा, इनकी स्टेबिलिटी को एक जनरल तरीके से अगर समझा जाए तो ये जो ए है ना, ये जो ए है ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को पेयर करना चाहता है। ये जो ए है ये अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर करना चाहता है और ये पेयर तभी कर पाएगा जब इसको बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला आ जाए। ये पेयर तभी कर पाएगा जब इसको बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला आ जाए, डिस्प्लेस्ड करने वाला आ जाए, इसकी तरफ डिस्प्लेस्ड करने वाला आ जाए कि ले भाई तू इलेक्ट्रॉन ले। ठीक ना, ए प्लस कैसे स्टेबल होगा? ए प्लस से ऐसा ग्रुप जुड़े कि वो इसको इलेक्ट्रॉन दे। ए प्लस से कोई ऐसा ग्रुप जुड़े जो इसको इलेक्ट्रॉन दे। बी माइनस से क्या होगा? बी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है, बी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का बोझा है समझिए। बी चाहता है कि कोई आ करके मुझसे इलेक्ट्रॉन ले ले। जैसे मान लीजिए आपकी अगल बगल कहीं कोई दिक्कत हुई, कोई समस्या हुई, कोई आदमी समस्या में कोई जरा मतलब कोई समस्या में है, अब वो क्या करेगा? कोई मिल जाए यार जिससे मैं अपनी समस्या या अपने दुख को बांट सकूं, फिर जाकर के वो थोड़ा सा हल्का फील करता है ना। और ए प्लस वाला क्या कहेगा? मतलब भिखारी है, यो भिखारी है, ये थोड़ा सा है इलेक्ट्रॉन डेंस, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंस क्या चाहेगा?
कोई आए मुझसे इलेक्ट्रॉन खींचे, कोई आए मुझसे इलेक्ट्रॉन ले ले। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कोई मुझसे डिस्प्लेस कर ले मेरे से दूर, और ये क्या चाहेगा, मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे। ये भी क्या चाहेगा, मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे, है ना बेटा। तो एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, रेडिकल बना, प्लस बना, माइनस बना। रेडिकल क्या चाहेगा, कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे। प्लस क्या चाहेगा, कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे। माइनस क्या चाहेगा, कोई मुझसे इलेक्ट्रॉन ले। माइनस क्या चाहेगा, कोई मुझसे इलेक्ट्रॉन ले। अब इन्हीं की स्टेबिलिटी के लिए बेटा अब हम एक टॉपिक हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का मतलब नहीं समझ में आ रहा सर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मतलब ये कि ये चाहता है कि कोई आकर के मुझे इलेक्ट्रॉन दे, ये भी चाहता है कोई आकर के मुझे इलेक्ट्रॉन दे। बी माइनस क्या चाहता, मेरे से कोई आकर के इलेक्ट्रॉन ले। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ये चाहता है कि मेरी तरफ हो। ये क्या चाहता, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट मेरी तरफ हो। और बी माइनस क्या चाहता, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट मेरे से दूर हो। बात समझ में आ रही है। अब बेटा दो टाइप से मैं तुम्हें बता देता हूं प्यार से। ये दोनों है इलेक्ट्रॉन के भूखे, तो ये चाहते हैं कि मेरे तरफ इलेक्ट्रॉन आए, मेरी तरफ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो। दूसरा है मतलब सुपर सैचुरेटेड, नाम सुना होगा सुपर सैचुरेटेड। एक होता है सैचुरेटेड, मतलब दो रोटी की भूख थी तो दो रोटी मिल गया। सुपर सैचुरेटेड में क्या होता, दो रोटी की भूख थी, चार रोटी खा लिया। इनका भी हाल कुछ इसी तरह का है। ये चाहते हैं कोई आकर के मेरा इलेक्ट्रॉन ले जाए, कोई आकर के मेरा इलेक्ट्रॉन ले जाए। तो इसीलिए हम पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। वेरियस टाइप के ग्रुप होते हैं, बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो जुड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन लेंगे कि देंगे, इन सभी बातों का हमें पता चलेगा। यानी कि अब एक्चुअल में हम पढ़ने ये जा रहे हैं इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से। ठीक ना बेटा, आ जाओ आगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बात बताओ, जैसे मान लो तुम दुखी हो, तुम दुखी हुए और तुम जा रहे हो किसी रास्ते से और कोई पर्सन मिला तुमको। अब वो पर्सन तुम्हें तुम्हारे दुख को समझा, बातचीत किया और फिर कहा यार ठीक है, मतलब पूरी दुनिया तो दुखी है और तुम भी दुखी हो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, समय के साथ सब कुछ सही हो जाता है, परेशान मत हो। ठीक, एक तो ये सिचुएशन थी। दूसरी सिचुएशन क्या, तुम गए किसी को अपना दुख शेयर किया और उसने जी जान से तुम्हारे लिए वो हाजिर हुआ और उसने कहा बताओ क्या दिक्कत है, हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे हमारे अच्छे दोस्त होते हैं, जो अच्छे दोस्त होते हैं वो हमेशा हमसे जुड़े रहते हैं और हमारी सारी समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं और उसका समाधान निकालते हैं। फिर उसके बाद कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आते हैं, मिलते हैं, समझाते बुझाते हैं, फिर अपने रास्ते निकल लेते हैं। बेटा वही चीज यहाँ भी होने वाली है, वही चीज सेम यहाँ भी होने वाली है। ये जो कार्बन का फ्री रेडिकल है, ये जो पॉजिटिव है, ये जो निगेटिव है, इनसे कुछ ऐसे ही ग्रुप जुड़ने आएंगे अभी जिसके पास रेडिकल है, उससे भी दो टाइप के ग्रुप जुड़ने आ सकते हैं, इससे भी पॉजिटिव से भी दो टाइप के ग्रुप जुड़ने आ सकते हैं, निगेटिव से भी दो टाइप के ग्रुप जुड़ने आ सकते हैं। दो टाइप में कौन कौन होगा, एक वो होगा जो आएगा संतावना देगा, थोड़ी देर के लिए समझाएगा बुझाएगा और निकल जाएगा अपने रास्ते, और एक वो होगा जो आएगा समझाएगा बुझाएगा, उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन निकालेगा और फिर उसके बाद कंटिन्यू करेगा आपके साथ, बॉन्डिंग उसकी अच्छी बनी रहेगी। ठीक ना बेटा, क्या पहले वाला टेम्परेरी पर्सन था क्या, और दूसरा वाला किस में आएगा, परमानेंट पर्सन में। यहां पर भी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इसकी तरफ होगा। कुछ ऐसे एटम या ग्रुप आएंगे जो इसके पास इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट टेम्परेरी रूप से करेंगे, और कुछ ऐसे ग्रुप आकर के इससे जुड़ेंगे जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इसकी तरफ परमानेंट तरीके से करेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट दो टाइप से होता है,
यानी कि एक तो हो जाएगा आपका टेम्परेरी इफेक्ट एंड दूसरा हो जाएगा आपका परमानेंट इफेक्ट। ये हो जाएगा आपका परमानेंट इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट। एक बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं यार। मान लो छुट्टी हुई तुम्हारे स्कूल की, तुम खड़े हुए आराम से बढ़िया खैनी वैनी बना रहे हो, ठीक। मान लो तुम्हारी क्रश गुजर रही है रास्ते से, ठीक। अब एक बात बताओ, जैसे ही तुमने देखा कि मेरी क्रश आ रही है और जैसे जैसे वो करीब आती जाएगी, क्या तुम्हारा खैनी यहीं रहेगा कि हाथ में ऐसे दबा करके पीछे कर लोगे? जो भी बीड़ी सिगरेट जलाए रहे होगे उसको नीचे फेंकोगे, पैर के नीचे दबा के एकदम बढ़िया शर्ट और टाइट करके एकदम ऐसे खड़े होगे। और तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है, या गर्लफ्रेंड क्या, तुम क्या क्या तू गर्लफ्रेंड बनाएगा, इधर देखो, क्रश है, वो क्रश आई थोड़ी देर के लिए ऐसे यहाँ से, जैसे मान लो सामने से गुजर रही है, जब तक वो आ रही है तब तक एकदम बढ़िया खिचड़ी टाइट, जैसे ही सामने पहुंची वहां पर भी सब कुछ ठीक था और थोड़ी दूर पे गई फिर वहां तक भी सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही वो निकल गई फिर से तुम्हारा खैनी बनाना चालू हो गया। तो ये क्या था? एक टेम्परेरी कॉज था, जो टेम्परेरी कॉज जब तक तुम्हारे संपर्क में था तब तक वो इफेक्ट देखने को मिला तुम्हारे अंदर, और जैसे ही वो टेम्परेरी कॉज निकल गया फिर से वही तुम्हारा काम चालू हो गया। अब परमानेंट का सीन समझो, वो क्रश थी, गर्लफ्रेंड बनी, वाइफ बन गई, अब बताओ क्या वो तुम्हें खैनी खाने देगी? लात मार के घर से निकाल देगी अगर खैनी खाने जाओगे। तो टेम्परेरी इफेक्ट और परमानेंट इफेक्ट समझो। टेम्परेरी इफेक्ट में क्रश थोड़ी समय के लिए गुजरी और तुमने उतने टाइम के लिए अपने आप को मेंटेन किया, लेकिन वही चीज अगर परमानेंटली तुम्हारे साथ जुड़ गई तो उसके बाद फिर सीन कुछ अलग होगा। तो ये था एक बेटा, एक थोड़ा सा बेसिक सा एग्जांपल लिया था जिससे आप टेम्परेरी और परमानेंट को समझ सको। अब समझो बात को, टेम्परेरी इफेक्ट भी दो टाइप का हम पढ़ेंगे और परमानेंट इफेक्ट भी अभी मेनली दो टाइप का पढ़ेंगे, इसके बाद फिर पढ़ लेंगे एक हाइपर कॉन्जुगेशन लास्ट में आएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इतनी बात समझो। एक बात बताओ बेटा, ये इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट अगर अपनी तरफ लेना चाहेगा तो कैसे लेगा? अगर आप दुख में हो और किसी से पैसे लेना चाहते हो तो क्या अपने बॉन्ड, अपने रिलेशन के ही थ्रू तो लेते हो उस चीज को कि अरे भैया हमारा बढ़िया है, इनके साथ बनता है, बढ़िया बनता है, और ये ला करके हमें पैसे दिए तो हमारा काम हो गया। ये कैसे लेगा? ये इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा? बेटा कोई भी स्पीशीज दो टाइप की बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है सिग्मा, एक बॉन्ड बनाता है पाई। और ये भी इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो किसके थ्रू ले सकता है? या तो सिग्मा के थ्रू ले सकता है या तो पाई के थ्रू ले सकता है। इसके बिहाफ पे इसको दो टाइप से डिवाइड किया गया, या तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू लेगा या तो पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू लेगा। क्या टेम्परेरी इफेक्ट है? टेम्परेरी इफेक्ट इस तरह, क्या सिग्मा में या तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट दिखेगा या तो पाई में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट दिखेगा। बेटा सिग्मा में अगर ये इफेक्ट दिखता है तो ये आ जाएगा आपका इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, ये कहलाएगा आपका इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। एंड पाई में अगर डिस्प्लेसमेंट दिखा तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये आ जाएगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। दैट मीन्स टेम्परेरी इफेक्ट दो टाइप से देखने को मिलेगा। जब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट सिग्मा में होगा तो इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, और जब डिस्प्लेसमेंट पाई में होगा तो इलेक्ट्रोमेरिक। ठीक वही चीज परमानेंट इफेक्ट में भी देखने को मिलेगा। जब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट सिग्मा में होगा, जब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट सिग्मा में होगा, डेफिनेशन लिखेंगे आगे, लेकिन अभी बस इतना समझो कि जब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट सिग्मा में होगा तो इसको और नाम देंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट, इसको नाम देंगे इंडक्टिव इफेक्ट। जब डिस्प्लेसमेंट सिग्मा में होगा तो इसको नाम देंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट, एंड जब डिस्प्लेसमेंट पाई में होगा तो इसको नाम देंगे हम रेजोनेंस। ठीक ना बेटा? जब डिस्प्लेसमेंट सिग्मा में होगा, टेम्परेरी इफेक्ट में दो टाइप के, जब डिस्प्लेसमेंट सिग्मा में होगा तो नाम देंगे इंडक्टिव इफेक्ट, और जब डिस्प्लेसमेंट पाई में होगा तो नाम देंगे इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट। एंड परमानेंट इफेक्ट में क्या होगा? जब डिस्प्लेसमेंट सिग्मा में होगा तब नाम देंगे इंडक्टिव इफेक्ट, एंड जब डिस्प्लेसमेंट पाई में होगा तब नाम देंगे रेजोनेंस। बेटा आज के लिए इतना ही।
अगले लेक्चर में इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। इसको पूरा पढ़ें, नोट्स बनाएं, छोटी छोटी चीज़ों को लिखें। थैंक यू।